नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वेदांत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर आलो अंधारी, और जिसकी लेखिका है बेबी हलदार जी। तो यहाँ पर हम अपने इस पाठ में काफी सारी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं। और जैसे कि आपको पता है, जो बेबी हलदार है वो एक घरेलू नौकरानी के तौर पर काम करती है, यानी कि एक सामान्य एक महिला है, आम एक तरह से कह सकते हैं एक आम बिल्कुल व्यक्ति है, इंसान है। लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में चीजों को झेला, किस तरह की परेशानियां, किस तरह की सिचुएशंस उनके सामने आई कि आज वो एक लेखिका बनकर आपके सामने यहाँ पर है और अपने जीवन के अनुभवों को आपके सामने शेयर कर रही है। तो आपने देखा कि हमने लास्ट सेशन में लगभग जो हमारी ये इस पीपीटी के माध्यम से जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, तो लगभग वो चीजें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। लेकिन पाठ में जिसको हम अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ रहे हैं उसमें काफी सारी चीजें शेष है, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया पाठ हमें काफी विस्तार से दिया गया है, यानी कि उनके लेखन का जो पूरा एक पार्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। तो हम एक बार इसको देख लेंगे। जैसे इसमें आप देखेंगे कुछ पिक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल रियल हैं, यानी कि बिल्कुल एक तरह से रियल पिक्चर्स यहाँ पर हैं बेबी हलदार जी की। तो आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे ये आप उनका पिक्चर देख सकते हैं, वो किचन में खाना बना रही हैं। और आप देखेंगे आगे जो वहां पर पिक्चर है, जैसे जिसमें वो तातुश के साथ हैं, यानी कि देखिए जो रिटायर जो प्रोफेसर हैं प्रबोध कुमार जी, उनके साथ वो है। तो ये आप देख सकते हैं, ये उनकी रियल पिक्चर है। ये आप देख सकते हैं वो घर का काम कर रही हैं, यानी कि सब्जियां काट रही हैं। और प्रबोध कुमार जी का जो पिक्चर है, तो यहाँ पर कुछ फोटो जो है वो आप बिल्कुल रियल फोटोज है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लेखन कार्य जो है कर रही है, किस तरह से लेखन कर रही है। और आप देखेंगे कि कितना ज्यादा एक तरह से उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, ठीक है, ये देखिए आप उनकी पिक्चर जो है देख सकती हैं यहाँ पर। और इस तरह से वो लेखन आगे कर रही है। ये उनके बच्चे और ये तातुश की फोटो, और देखिए वो अपनी फोटो के साथ यहाँ पर अपनी बुक के साथ, जो उन्होंने बुक लिखी थी उस बुक के साथ उन्होंने यहाँ पर वो फोटो, ये फोटो जो है वो खींचा है। और फिर लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके उनके बारे में देखिए यहाँ पर उन्होंने जो चीजें लिखी है, जो वो असल में बताना चाहती हैं लोगों को, यानी कि ये पूरे के पूरे चैप्टर, यानी कि इस पूरे पाठ में वो क्या लोगों को बताना चाहती हैं कि जिंदगी में सुअवसर एक बार जरूर आता है। देखिए कई बार होता है कि लोगों को लगता है कि ये सब चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है, मेरे साथ ही क्यों होती है, मेरे साथ ही क्यों होती है, मेरे साथ ही क्यों होती है। लेकिन आप अगर इसी तरह से केवल सोचते रहे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको उस अवसर की तलाश करनी होगी। अवसर सभी लोगों को मिलता है, लेकिन जरूरत है कि उस टाइम पे आप कितना ज्यादा उठ खड़े होते हैं, कितना ज्यादा आप हिम्मत दिखाते हैं, कितनी ज्यादा आप मेहनत करते हैं। तो जिंदगी में शुभ अवसर एक बार जरूर आता है, लेकिन वो कहती है कि मैं मानती हूं अगर उस टाइम पे, यानी कि जो आपको वो अवसर मिलता है कि आप उस अवसर को कितना एक तरह से उसका लाभ लेते हैं। तो वो कहती हैं कि अगर उस टाइम पे ईमानदारी और मेहनत से आप अपना काम करते रहे तो आप जो का मंजिल तक पहुंचना जो है मुश्किल नहीं होता है। यानी कि वो जो सुअवसर है उसको आपने समझना है, उस टाइम को आपने देखना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। और लास्ट में देखिए उनकी कुछ जो तस्वीरें हैं, जिस तरह से ये तातुश के साथ आप देख सकते हैं तस्वीर यहाँ पर उनकी, ये सारी उनकी रियल पिक्चर्स हैं। और आप देखेंगे कि देखिए उनकी मजबूरी से हिम्मत अपने आप आ जाती है, यानी कि जब उनके जब किसी कोई इंसान मजबूर होता है, जब किसी इंसान के पास कोई दूसरा एक तरह से कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता, तो उसके अंदर हिम्मत, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप आ जाती है किसी भी काम को करने की। तो देखिए एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत जो एक साधारण सी महिला, जो 3 बच्चों को लेकर अपने पति की यातनाओं से, अपने पति की प्रताड़नाओं से एक तरह से परेशान होकर अपना घर छोड़कर आई थी, और जिसने जिसने इतनी सारी कंडीशंस
आप देखेंगे जिसको उसको झेला, और जैसे जब उन्होंने बताया कि कई रातें जो है उन्होंने अपने बच्चों को पानी पिलाकर केवल सुलाया है, यानी कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने बच्चों को एक टाइम का खाना जो है खिला पाए। तो ये इतनी ज्यादा कठिन परिस्थितियों के बावजूद जब उन्हें तातुश यानी कि प्रबोध कुमार जी ने उन्हें प्रेरित किया, मोटिवेट किया, तो वो एक लेखिका के रूप में उभरी। तो उन्होंने क्या यहाँ पर लिखा है कि मजबूरी से हिम्मत अपने आप आ जाती है। और देखिए ये उनका जो कमरा है, जो आप देख सकते हैं, ये कमरा उन्हें दिया गया था। और आप देखेंगे कि किस तरह से वो वहां पर अपना, आप देखेंगे ये जो डायरी उन्हें दी गई थी, वो पेन उन्हें दिया गया था, और कैसे वो उसमें लिखने का काम कर रही है, किस तरह से वो उसमें लेखन कार्य कर रही है। तो ये जो आप देखेंगे ये सारी की सारी उनकी पिक्चर्स हैं, रियल पिक्चर्स हैं। और देखिए ये तातुश यानी कि प्रबोध कुमार जी हैं, ये रिटायर्ड प्रोफेसर थे। और आप देखेंगे कि ये उनका घर है, और उनके साथ देखिए वो उनको अपनी बेटी ही मानते थे। वो कहते थे कि जिस तरह से मेरे बेटे हैं और तुम मेरी बेटी जैसी हो। तो उन्होंने, यानी कि तातुश ने, प्रबोध कुमार जी ने ही उनके जीवन को संवारा, और आज वो इस लायक बनी। तो तातुश के साथ देवी हलदार जी का ये तस्वीर है, जो बिल्कुल रियल तस्वीर है। और इस तरह से हमारा ये यहाँ पर जो चैप्टर है वो क्लियर होता है। अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कि किस तरह से उनकी बुक कंप्लीट हुई, और कैसे उसके बाद उनको ये सारी चीजें पता चली कि वो एक बुक के रूप में छप चुकी है, और फिर किस तरह से आगे हम देखेंगे बाकी चीजें उसमें हुई। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आपने देखा, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि उनके पिताजी उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, और उनकी माता के देहांत की खबर उन्हें बताई थी, और जिससे बेबी हलदार जो है बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। लेकिन फिर भी उनको अपने मायके या अपने पिताजी जी के घर जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि उन्हें वो पुराने दुख, वो पुराना दर्द, और अपने पति के पास या अपने घर की तरफ जाने का उनका मन नहीं करता था, क्योंकि उनको वो सारे दुख, वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस की थी, वो सब याद आ जाती थी। और वो कहती थी कि अब मेरे अंदर वो सब चीजें सहने की ना तो हिम्मत है, ना तो ताकत है, और ना ही मैं सहना चाहती हूँ। यानी कि मैं अब उन सब चीजों से काफी आगे बढ़ चुकी हूँ, तो इसीलिए वो वहां पर दोबारा नहीं जाना चाहती थी। वो तो यहाँ पर देखिए वो अब तातुश के जो मित्र थे, बंधु थे, उनके साथ भी वो पत्र व्यवहार में बातें करती थी। उनके बंधु की जो बेटी थी, या उनके मित्र जो थी, उनसे भी वो पत्र व्यवहार में बातें करती थी। तो वो कहती थी, सबसे ज्यादा उन्होंने यहाँ पर लिखा है जो शर्मिला दी के बारे में। तो वो कहती है कि शर्मिला दी मुझसे मेरे सजने धजने के बारे में भी पूछा करती थी, क्योंकि देखिए जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो उनको खास तौर पर सजने धजने का, तैयार होने का, एक तरह से बहुत तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो कहती हैं कि यह बात बड़ी मजेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि वो कहती हैं कि मुझे सजना धजना कभी अच्छा नहीं लगा, यानी कि मुझे तैयार होना, मुझे सजना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो कहती हैं कि मैंने कितनी ही लड़कियों, बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डब्बी, पाउडर का डब्बा, आईना, कंघी, न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। और साड़ी तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर ही पूछती है, देख तो ठीक से पहनी कि नहीं। अगर सहेली ने उसके मन की बात नहीं कही तो ए ठहरो कहकर साड़ी को फिर से 10 बार खोलती और पहनती। और कोई कोई तो अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा। यानी कि वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी ये सारी सारी चीजें अच्छी नहीं लगती थी। तो वो कहती है कि इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी की औरतों को साड़ी पहनने से, गहनों से इतना मोह है, इसके लिए इतना लालच, इतना लोभ। तो वो कहती है कि मैं उन्हें देखती कि उनकी होठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। तो वो कहती है यह सब औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं, मुझे यह सब एकदम अच्छा नहीं लगता। यानी कि उनके क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो जिस टाइम पे बच्चों में ये सारी चीजें होती हैं, उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रही थी, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके पास।
और जिस टाइम पे उनका समय था इन सब चीजों से अट्रैक्ट होने का, जब वो अपने पति के पास भी थी, एक तो उनके जिसके साथ उनका विवाह हुआ था वो उनसे दुगनी उम्र का, उनके पिताजी की उम्र का वो व्यक्ति था। और अब सोचिए आप, और किस तरह से 12 साल उन्होंने दुख और कष्ट में उसके साथ झेले, और उसके बाद भी उन्होंने इस तरह से दर दर की ठोकरें खाई। तो ये जाहिर सी बात है कि उनका इन सब चीजों से मन बिल्कुल उठ चुका था। और देखिए, जब इंसान खुश होता है, जब इंसान बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो उसको कहीं मतलब उसको मन करता है कि वो तैयार हो, वो अच्छा बनकर रहे, वो सजे, वो संवरे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की उनकी परिस्थितियां अभी तक हमने पढ़ी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी सिचुएशन, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद किसी इंसान को ये लगेगा कि मैं बिल्कुल ऐसे तैयार होकर। अब देखिए, धीरे धीरे समय के साथ चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन जितनी सिचुएशंस उन्होंने, जितने दुख, जितने कष्ट, जितनी परेशानियां उन्होंने अभी तक झेली हैं, तो उसमें जहां उनको पेट भर खाना उनके बच्चों को नहीं मिलता था, जहां उनको अपने बच्चों को कई कई रात भूखा सुलाना पड़ता था, और जहां वो अपने बच्चों को एक रोटी खिलाने के लिए 3-3 4-4 रातों तक भूखी रहती थी, तो वहां पर फिर ये लिपस्टिक, ये क्रीम, ये पाउडर, ये कंघी, इन सब चीजों का मोह जो है दूर दूर तक खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर वो कहती है, लेकिन मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी दीदी मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरी कंघी करती थी, और सहेलियों के साथ कहीं जाना हो तो सहेलियां ही कह कहकर मुझे सजाती बजाती थी। ब्याह के बाद इन चीजों का शौक मुझे कभी नहीं हुआ। वो कहती है, पाड़े की औरतें देखकर मुझे जलती थी, अगर वो मुझे देखती और भी जलती, उनको बुला आपस में खुसुर फुसुर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह मैं हमेशा सलवार सूट पहनने लगी थी। क्योंकि आपने देखा होगा, जो बंगाली लोग होते हैं वो ज्यादातर जो है साड़ी पहनते हैं। लेकिन लेखिका कहती है कि मैंने शादी के बाद भी काफी एक तरह से टाइम जो चला गया था, तो मैंने साड़ी वाड़ी पहनना छोड़ दिया था, और मैं ज्यादातर सलवार सूट ही पहनती थी, और इस तरह से मेरे आसपास की औरतें जो है मुझसे जलती थी। तो वो कहती हैं, यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। मुझे सबका स्नेह मिलता, तातुश के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह मुझे कुछ ना कुछ जरूर देती। मैं सोचती, इन लोगों का इतना प्यार मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से ऐसी चीजें उनके लिए हो गई थी कि भगवान ने साक्षात तातुस को उनकी मदद करने के लिए भेजा हुआ है, उनकी हेल्प करने के लिए। उनकी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से एक तरह से पूरी तरह से वाकिफ होने के बाद उन्होंने तातुस को भेजा है। तो वो बहुत ज्यादा खुश थी इस परिवार में आकर, और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं इन खुशियों को संभाल भी पाऊंगी या नहीं। तो इस तरह से वो कहती है कि अब धीरे धीरे मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी, और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते हैं, न बेमतलब इधर उधर भटकते हैं। बातें भी वह ऐसी करते हैं जैसे पहले कभी नहीं करते थे, क्योंकि अब वो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़ी क्लासेस में चले गए हैं। और वो कहती है, अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक होकर उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बातें पूछ रही है, अब इसे भला क्या जवाब दूं। तो यहाँ पर वो कहती है, उसने फिर कहा कि माँ एक कविता सुनाओ ना, कि अगर तुम स्कूल गई हो तो एक कविता सुनाओ। तो वो कहती है, मुझे जो भी याद था फिर मैंने उसे 2-4 लाइनें जो मन में आई सुना दी, और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। और वो कहती है, इस बात पर मुझे भी हंसी आ गई। और फिर वो कहती है कि यहाँ पर आकर तो मैं रोज अखबार लिए बैठी अखबार देखती थी। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती, फिर भी तस्वीरें देखकर तातुस से उनके बारे में पूछती थी। और वो कहती है, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुस हूं करते जाते। सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुस पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। और वो एक तरह से वो कहती है कि वह अपना जो प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते, शायद इसीलिए अखबार हाथ में लिए वह कहते, बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती, हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है।
क्योंकि वो तातुश को परेशान करती रहती थी कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो वो तातुश जब पढ़ नहीं पाते थे अपना फेवरेट न्यूज़पेपर, तो वो कहते थे जाओ, तुम्हें काम नहीं है क्या, अपने बच्चों को रेडी करो, तैयार करो, इस तरह से। तो फिर वो कहती कि जाओ, अभी देर हो जाएगी। और इस तरह से वो कहती है कि अब इससे अब वो कहती हैं कि अर्जुन दा के उठने पर इस तरह से अब उनका जो सारा काम था वो घड़ी में देखकर ही करती थी। वो कहती हैं कि मैं चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, यह सब देखकर सब उसे अधिक पसंद था। वो कहती हैं चिकन सूप, प्याज सूप जैसे कुछ हो तो और भी अच्छा। और वो कहती है मैं उनका खाना उनसे पूछ कर ही बनाती थी। और वो कहती है कि जब मैं अपने स्वामी के पास थी तब भी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती थी, और इस पर मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता था। और वो कहती हैं कि मुझे लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीजें, देखिए आजकल आप देखेंगे कि सारी फूड रेसिपीज आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएंगी, लेकिन पहले होती थी किताबें, जो बुक्स होती थी, रेसिपीज की किताबें होती थी, उसमें क्या होता था, तरह तरह की रेसिपीज दी जाती थी कि इतनी चीज इतनी मात्रा में ले, इतनी चीज इतनी मात्रा में, और पूरी रेसिपी उसमें लिखी रहती थी। तो कहती थी मुझे इस तरह से मुझे लोगों को मतलब किताबों से देखकर खाना खिलाना अच्छा लगता था। वो कहती है उतना ही अच्छा, वो कहती है मुझे उपन्यास पढ़ने में, कहानी पढ़ने में, कविता पढ़ने में, अखबार देखने में लगता। और वो कहती है अखबार देखते देखते मुझे उसका नशा सा हो गया। और देखिए अखबार पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, बहुत ही गुड हैबिट है। देखिए अगर आप रोज सुबह उठकर, जो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, चाहे कोई सा भी आता हो, आप उसको एक बार पलट कर जरूर देखें, उसकी हेडिंग्स पढ़ें, उसकी सब हेडिंग्स पढ़ें। आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज पढ़ सकते हैं। आप लास्ट एंड जो पेज होता है, लास्ट पेज जो होता है, उसमें दी गई सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको देश विदेश की खबरें जानने को मिलेंगी, आपके नगर में, आपके शहर में क्या हो रहा है, वो सब चीजें। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप रोज इस तरह से पन्ने पलटेंगे तो आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ नहीं किया, कुछ मिसिंग है, क्योंकि ये एक हैबिट बन जाती है और ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है और ये आपको अपडेट रखती है। ठीक है, तो इस तरह से वो कहती हैं कि मैं ये रोज अखबार के इंतजार में गेट पर खड़ी रहती। और वो कहती हैं कि उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ा देर हो गई थी। अब वो कहती हैं कि अब वो कहती हैं कि एक दिन उनको सवेरे जो है बहुत उठने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो तातुश आकर स्वयं ही अखबार ले आए थे। और वो कहती है मैं, क्योंकि मैं लेट उठी थी तो मैं जल्दी जल्दी चली गई किचन में, और स्वयं अब वो तातुश अखबार लाकर पढ़ रहे हैं, और मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तो वो कहते हैं, तो तातुश कहते हैं कि तुम्हारी चाय कहाँ है, जाओ ले आओ। तो वो कहते हैं मैं चाय लेकर पीने लगी। तो वो कहती कि खड़े खड़े क्यों पी रही हो। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रखकर अखबार देखने लगी। तो तातुश बोले कि तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया है, तुम सोचकर देखो कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें अच्छा लगा या बुरा, यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा। इतना कहकर तातुश पढ़ने लगे, और बेबी ने सोचा भला ये कोई पूछने वाली बात है कि यहाँ आकर वो हमेशा ये सोचती है। वो कहती है वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और आकाश की को देखने लगी, और जैसे उसकी माँ उसको याद आ गई हो। और वो कहती है कि उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे जो है आगे बढ़े, पढ़े लिखे, अच्छा मनुष्य बने। तो वो कहती है उसका पढ़ना लिखना तो हुआ नहीं, और एक तरह से फिर भी वो उसके महत्व को, यानी कि पढ़ाई लिखाई के महत्व को बहुत अच्छे से समझती थी। तो जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक जो है पढ़ने के लिए पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती तो उसे पता चलता, वो स्वयं देखती कि बेबी आज भी पढ़ना चाहती है, पढ़ लिख रही है, तो उसे कितनी खुशी होती। और वो आकाश की तरफ देखती जैसे वो अपनी माँ से कहना चाहती हो, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ कि मैं अभी भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ और अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। माँ अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू छाती को भिगोते हुए फर्श पर टपक रहे थे। तो ये सारी चीजें वो आकाश को देखते हुए, यानी कि उसको लग रहा था कि जो है उसकी माँ हमेशा सोचती थी कि उसके बच्चे पढ़े लिखें आगे बढ़े, लेकिन आज अगर उसकी माँ उसे देख रही होती तो शायद
बहुत ज्यादा खुश होती कि वो आज इस उम्र में भी आकर उसको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, पढ़ना लिखना चाहती है और अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना चाहती है। तो वो कहती हैं ग्लास में चाय कब ठंडी हो चुकी थी तब फिर से वो कहती हैं कि बेबी के कानों में फिर से एक आहट पहुंची और वो चौंक पड़ी। उसने घूम कर देखा तो अर्जुन दा उठ चुके थे, नीचे आ रहे थे। और इस तरह से वो कहती है कि अर्जुन दा ने अपनी चाय मांगी तो तभी गेट पर किसी ने बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है और उसने बोला यह तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया है। उस लड़के से पैकेट लेकर आकर तातुश को दिया। तातुश ने देखकर कहा कि बेबी ये तो तुम्हारा है। अब देखिए क्या सरप्राइज था, क्या कुछ उसमें था। तो कहते वो पैकेट जब उन्होंने खोला तो उनका बेबी ये तुम्हारा है, यह लो जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वो किचन में गई और चाय के का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला तो पैकेट में एक पत्रिका थी। उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। अब देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी वो नहीं थी कि तुरंत सारी चीजें समझ जाए और बहुत एक तरह से इन सब चीजों का उसको ध्यान भी नहीं था और बिल्कुल ऐसा कुछ उसने सोचा भी नहीं था। तो बस वो पत्रिका उसने खोली, उसके अंदर एक पत्रिका थी तो उसने उसके पन्ने पलटने शुरू किए तो उसने देखा कि उसमें एक जगह पर उसका नाम था। और उसने फिर से देखा तो सचमुच उसमें लिखा था आलो अंधारी और बेबी हलदार। तो इस तरह से ये पत्रिका जब उसने देखी, इस तरह से वो किचन में चाय बना रही थी और उन्होंने पत्रिका पर देखा कि उनका नाम लिखा हुआ था तो उसके खुशी के मारे मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में कभी जेठू की बात याद आ गई कि आशापूर्ण देवी दिन भर के काम निपटाकर पढ़ने लिखने बैठती है तो जब सब लोग सो चुके होते हैं। उसने सोचा जेठू ठीक कहते थे कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नजर चाय के लिए चढ़ाए गए पानी पर चढ़ी जो उबलते काफी कम हो गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुन दा को दी। तब वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज बोलती हुई ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची और दोनों बच्चे दौड़कर जब उसके पास आ गए तो उनके बच्चों ने उससे कहा कि बताओ यह क्या। उसने बच्चों से कहा बताओ यह क्या है। उसकी लड़की ने एक एक करके सभी अक्षर पढ़े और बोला बेबी हलदर, माँ तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देख मन खुशी से भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। प्यार करते करते जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा, वह बच्चों से छोड़ो छोड़ो मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई और नीचे आते ही उसने सोचा वह कितनी बुद्धू है। पत्रिका में अपना नाम देखकर सब कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर वह तातुश के पास गई, उनके पैर छूकर प्रणाम किया और तातुश ने उनके सिर पर हाथ रख लिया। और अनुवादक इसके हैं प्रबोध कुमार जी, यानी कि स्वयं ये, क्योंकि ये पूरी की पूरा ये सेकंड पार्ट है जो उन्होंने लिखा था अपने जीवन के बारे में, उसका यहाँ पर सेकंड पार्ट यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि ये अनुवाद है प्रबोध कुमार जी का। यानी कि स्वयं जो तातुश हैं प्रबोध कुमार जी जो है रिटायर्ड प्रोफेसर, ये उनके द्वारा लिखा गया बेबी हलदार के बांग्ला में लिखे गए जो अपने जीवन के बारे में जो बातें हैं उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर किया गया था। और ये चैप्टर आपके पाठ्य पुस्तिका में दिया गया और इससे आप कुछ एक तरह से प्रेरणा लें, कुछ समझें, कुछ सीखें कि किस तरह से यहाँ पर देखिए लास्ट में जो लाइन बताई गई है, जब वो उसके हाथ में जब पत्रिका आई तो कैसे उसको सिर्फ केवल एक ही बात याद आई कि कई बार हम सोचते हैं, हम बहाने बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखिए किसी भी चीज का जो टाइम होता है वो हमें स्वयं निकालना होता है, क्योंकि समय आपके लिए नहीं रुकेगा। समय आपके लिए कभी नहीं रुकेगा कि आज इसको टाइम नहीं है तो मैं थोड़ा धीरे चलता हूं क्योंकि कल इसका एग्जाम है। कभी समय नहीं कहेगा। आप कहेंगे थोड़ी 1 घंटा सो लेता हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे आधा घंटा और सो लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, फिर कहते हैं कि चलो दिन तो बीत ही गया, अब रात भर पढ़ूंगा क्योंकि दिन में सो लिया हूँ। लेकिन जैसे ही रात में किताब निकालते हैं फिर से नींद आ जाती है और वो सीधे आंख खुलती है अगले दिन सुबह, जिस टाइम पे हमारा एग्जाम हमारे सामने होता है। तो कल पर कोई काम नहीं छोड़ना है। समय
का एक तरह से सदुपयोग करना है। और बहाना तो बिल्कुल नहीं बनाना है कि हम घर के काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा ट्यूशन है, मेरा एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, मैंने ये करा हुआ है, मैं घर में काम में हेल्प करता हूँ, मैं इसलिए पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे घर में लाइट नहीं है। ये सारी चीजें बहाना है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों से अब तो लगभग हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब हम क्लास 11th में हैं और अब हमें जीवन में, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को बिल्कुल एक तरह से वो अपना लक्ष्य जो है वो दिखाई देने लगता है कि मैंने अपने फ्यूचर में करना क्या है, मैंने आगे क्या करना है। तब आप क्लास 12th में, तभी आप 11th में आकर अपने सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं अपने। देखिए हिंदी जो है वो आपका एक कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट, अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो आप साइंस चूज कर लेते हैं, अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं आप आर्ट्स चूज करते हैं। और यानी कि एक तरह से आप अपने फ्यूचर का निर्धारण कर चुके होते हैं कि आगे आपने लाइफ में क्या करना है, आपको अपना जो लक्ष्य है वो दिखने लगता है। तो अब आपने उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर होकर ही अपने सारे एक तरह से प्लान बनाने हैं, पढ़ना है, लिखना है, समझना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी बहुत ही सुंदर एक कहानी यहाँ पर जो बेबी हलदार जी के जीवन से जुड़ी हुई थी, स्वयं उनके द्वारा लिखी गई एक तरह से जीवन की कथा जो है कह सकते हैं। प्रबोध कुमार जी स्वयं जो उनके तातुष हैं, उन्होंने ये इसको हिंदी में अनुवाद किया है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से एक प्रेरणादायक कहानी आपके सामने पूरी की पूरी रखी हुई है। तो देख सकते हैं आपको भी जो ये हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हमारे चैप्टर की हुई, ये काफी अच्छी लगी होगी। अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि आप सभी को पता है ये वाला जो हमारी पाठ्य पुस्तिका होती है, वितान जो हमारी है सेकंड पाठ्य पुस्तिका, इसमें से आपको हमेशा ही, ये देखिए ये आपका अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न है और इसमें आपका हमेशा एक लॉन्ग आपका क्वेश्चन ही आता है। यानी कि जो आपका आपकी जो आरोह पाठ्य पुस्तिका है उसमें से आपके शॉर्ट आंसर भी आते हैं, लॉन्ग आंसर भी आते हैं, लेकिन जो आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका है इसमें आपके ज्यादातर जो है, चाहे 12th क्लास में हो चाहे 11th में हो, इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। तो जरा इनको ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। तो देखिए पहला प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए मैंने शुरुआत से ही इस पाठ में कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको इन चीजों पे मैंने हर जगह हाईलाइट किया हुआ है कि किस तरह से कितनी बार उनको इसके लिए परेशान होना पड़ा, कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी इस चीज के लिए, कि लोग उन्हें कैसे परेशान करते थे कि तुम्हारा पति कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता, या कहाँ रहता है, एक तरह से बहुत सारी बातें। तो आज भी क्या वर्तमान समय में भी स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है और देखिए 5 नंबर के इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं तो आपने ध्यान से समझना है। अब देखिए आंसर में यहाँ पर आपको बताऊंगी कि हमारे समाज में पुरुष के बिना महिला का अस्तित्व नहीं है। देखिए आज के टाइम में भी आप देखेंगे कि काफी आगे बढ़ चुका है हमारा समाज, और जहां पर स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र आज ऐसा नहीं है कि जहां पर स्त्रियां काम नहीं कर रही है, और हर जगह जो है स्त्रियां हैं और अपना बेस्ट वो देती हैं हर जगह पर, हर तरह से। लेकिन जो समाज की एक सोच है जो काफी अभी बदलनी शेष है, उसमें कहीं ना कहीं आज भी ये सारी चीजें है कि महिला का जो है अस्तित्व नहीं है। तो समाज की ये सच्चाई पाठ के निम्नलिखित भागों में आती है। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें जो मैंने हाईलाइट की थी, जैसे मुझे उस घर में बच्चों के साथ अकेले रहते हुए देखकर सभी लोग पूछते थे कि आप यहाँ क्या अकेली रहती हैं, आपके पति कहाँ रहते हैं, आप क्या यहाँ कितने समय से हैं, क्या आपका स्वामी यहाँ क्यों नहीं रहता, आप यहाँ क्या करती हो, क्या आप अकेले रह पाओगी। समाज की ऐसी बातों को सुनने के लिए कोई खड़ा नहीं होना चाहेगा, तो बच्चों को साथ लेकर वो उसी समय काम खोजने निकल जाती। और देखिए नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर बताया, अगर किसी दिन घर में पहुंचने में देरी होती तो मकान मालिक की औरत पूछने आती कि इतनी देरी क्यों हो गई, क्योंकि अब देखिए वो दूसरों के घरों में काम करती थी तो कभी
क्योंकि अब देखिए 3 बच्चों का पालन पोषण करना है तो एक घर में काम करके तो होगा नहीं कि कोई 500 रुपए देता है, कोई 600 रुपए देता है, कोई 800 रुपए देता है। तो इस तरह से 2-3 घरों में जब काम करेगी तभी राशन आ पाएगा, घर का किराया जा पाएगा। तो अगर इस तरह की कोई बात होती कि कभी उन्हें लेट हो जाता तो घर की जो मकान मालकिन थी वो आकर स्पेशली पूछने आती कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी। अगर उसके यहाँ से लौटने में देर हो जाती तो हर तरफ से अगर मतलब वो उनको कहीं से देर हो जाती तो जैसे वो कहती है कि हर तरफ से लोग उन्हें ऐसे देखते जैसे वो कोई अपराध करके आ रही हो। यहाँ तक कि अगर मुझे बाजार में कोई वस्तु भी खरीदने जाना होता था तो मकान मालिक की महिला कहती कि हर दिन कहाँ जाती है, तेरा स्वामी तो है नहीं, तुम अकेली हो फिर भी तुम्हें इतनी घूमने फिरने की आवश्यकता क्यों है। मैं सोचती अगर मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं तो क्या मैं कहीं भी घूम नहीं सकती, और सब वो मेरे साथ ही रहता था तब भी मुझे क्या क्या मिला, साथ में रहने के बाद भी मुझे शांति तो मिली नहीं, उसके बावजूद मैंने पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें नहीं सुनी। तो वो कहती हैं कि अगर मुझे कभी जरूरत का सामान लेने भी बाजार जाना होता था तो मेरे जो मकान मालिक थे, मेरे जो आसपास के लोग थे, वो मुझसे इस तरह की बातें करते थे। तो क्या मतलब कि जब मैं अपने स्वामी के साथ रहती थी तब भी मुझे कोई सुख नहीं मिला, कोई शांति नहीं मिली, और मुझे एक तरह से जीवन में कोई भी जो एक जीवन इंसान को जीने के लिए जो सबसे मेन होती है कि उसके मन की शांति, उसके मन की स्वतंत्रता वो नहीं मिली, तो फिर वो क्या करेगी। और फिर जैसे वो कहती है कि चौथा देखिए पॉइंट, वो कहती है जब मैं काम पर जाती थी तो आसपास के लोग एक दूसरे से कहते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, और फिर भी किराए के घर में बच्चों के साथ अकेली रहती है। दूसरे उनकी बातें सुनकर मुझे बहकाना चाहते, वे मुझसे बात करने की कोशिश करते, पानी पीने के बहाने मेरे घर तक आ जाते, यानी कि अलग अलग तरह से लोग उन्हें परेशान किया करते थे। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा जब मैं बच्चों के साथ कहीं जाती तो लोग बहुत सी बातें करते, और मुझे देखकर कभी सीटी बजाते, कितने लोग ताने मारते, और जैसे देखिए आप कहेंगे वो कहते मुझे लगा कि क्या ये सब इतना आसान है कि घर में कोई आदमी नहीं है तो क्या, इसीलिए मुझे सब कुछ ये स्वीकार करना पड़ेगा, यानी कि मेरे घर में कोई पुरुष नहीं है तो क्या ये सब कुछ मुझे झेलना पड़ेगा। और वर्तमान समय में भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बहुत एक तरह से बदलाव आया है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के समय में महिलाएं जो है पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, और हर तरह के क्षेत्र में हर तरह की चीजें कर रही हैं। महानगरों में कितनी अविवाहित स्त्रियां महिलाएं अकेले रहती हैं और अपना जीवन जी रही हैं, और कुछ मनचले उन्हें छेड़ने की कोशिश जरूर करते हैं। अब देखिए ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि एक कीड़े की तरह ये जो मानसिकता है ये कहीं ना कहीं आज भी बनी हुई है। आपने देखा होगा कि रोज नई नई चीजें आपको, नई नई खबरें आपको न्यूज़पेपर्स में या न्यूज चैनल्स पर दिखाई देती हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ जो है छेड़ाखानी या बाकी जो है चोरी चकारी, लूट मार, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये चीजें जो हैं ये आज भी एक तरह से कहीं ना कहीं समाज के कोने में है, लेकिन बहुत से लोग आप देखिए महिलाओं के लिए जो है सम्मान की नजर से उन्हें देखते हैं और कभी भी उन्हें अपमानित नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें अभी भी बदलनी शेष है, जो तभी हो सकता है कि अगर उसके लिए कुछ कड़े कानून बनाए जाएं, जिससे कि इंसान अगले नेक्स्ट टाइम ऐसी चीजें करने से 10 बार सोचे, तो वो चीजें शायद थोड़ा सा बदल सकती हैं। बाकी महिलाओं ने कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को आगे लाने की, और हर क्षेत्र में बिना झुके और बिना रुके काम करने की। तो ये था हमारा पहला आंसर, और इसको आप जरा अपने शब्दों में अगर लिखें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन कौन सी सच्चाई उजागर होती है। देखिए शुरुआत जो है रिश्तों को पहचानने की वो वहीं से हो जाती है जब उसकी माँ जो है अपनी पति की प्रताड़नाओं से, अपनी पति की यातनाओं से दुखी होकर घर छोड़कर चली जाती है। वहां से सिचुएशन कि उसकी माँ जो है, अब देखिए भले ही वो अपने बच्चे से प्यार करती थी या नहीं करती थी, लेकिन उस टाइम पे वो अपने पति से इतना इरिटेट हो गई थी कि वो अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर, अपने पति के पास छोड़कर अपने घर मतलब वो चली गई। तो एक देखिए यहाँ पर उन्होंने देखा
दूसरा, किस तरह से उनकी माँ की मृत्यु के बाद किस तरह से उनके पिताजी का बिहेवियर उनके साथ था, वो उनको मारते पीटते थे और बहुत सारी चीजें। उसके बाद देखिए जब उनकी सौतेली माँ आई, वहां पर भी उन्होंने रिश्ते का नया रूप देखा कि किस तरह से उनका स्कूल छुड़वा दिया गया, उनको खाना पेट भर कर नहीं दिया जाता था, घर के काम करवाए जाते थे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर थी। और उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, जैसे हमने कहा पति से और अपने परिवार से रिश्ता टूटने के बाद अपनों से लेकर तातुश के घर तक बेबी हलदार ने रिश्तों की सच्चाई जानी। उसने जाना कि रिश्ते हमेशा दिल से जुड़ते हैं, रिश्ते हमेशा दिल से जुड़ते हैं, अन्यथा रिश्ते में दरार पड़ जाती है। पति के घर से चले जाने के बाद वह अकेली और असहाय थी। वह बच्चों के साथ किराए के घर में रहने लगी, वह खुद काम खोजने लगी। हालांकि जो भाई थे, रिश्तेदार थे, वो आसपास ही रहते थे, लेकिन कभी किसी ने उसकी सुध लेने की कोशिश नहीं की, कभी किसी ने उसका हाल जानने की कोशिश नहीं की, कभी किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी ने उससे मिलने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि उसकी माँ की मृत्यु की खबर भी उसको नहीं दी। तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने बीत चुके थे, यदि उसके पिताजी उससे मिलने नहीं आते तो शायद उनको अपने माँ की मृत्यु की खबर भी नहीं मिल पाती। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बताया गया है काफी लेंदी है आपका ये आंसर भी, कि लोगों को अब देखिए जरूरी नहीं कि रिश्ता खून का हो। यहाँ पर तातुश उनके कुछ भी नहीं लगते अगर देखा जाए तो। आजकल मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ कि जो घरेलू नौकरानी के तौर पर काम करती हैं जो महिलाएं, तो आप देखेंगे कि वो एक दिन में 10 घरों में काम करती है और उनका काम, उनका टारगेट होता है कि वो बस सफाई करें, वहां से निकले और एक मोटा पैसा लें। ठीक है, क्योंकि पैसा नीड भी है, लेकिन इस तरह की कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्नेह लगाव या ऐसी चीजें। और आपने देखा होगा कई बार जो बच्चों के लिए जो रखी जाती हैं मेड्स दिन भर के लिए, वो उनका किस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार रहता है आपने देखा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं समाज में, लेकिन ये एक बिल्कुल नया एग्जाम्पल था कि यहाँ पर जो रिश्ता जुड़ा था वो दिल से जुड़ा था। तातुश ने उन्हें अपनी बेटी माना था और बिल्कुल उसको, उस रिश्ते को बिल्कुल उसी तरह से निभाया भी था। तो आपने देखा ये चैप्टर हमारा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और काफी ज्यादा चीजें इसमें से हमें सीखने को मिली। मुझे लगता है बहुत सारी कॉमन चीजें हमें यहाँ से सीखने को मिली और काफी सेशंस के बाद हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर पर इस पाठ को एक बार जरूर पढ़ ले, क्योंकि भले ही आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़े, लेकिन पाठ को एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी लेंदी हमारा चैप्टर था, तो हमने जो वीक की जरूरी पार्ट थे उनको ही यहाँ पर डिटेल में पढ़ा है। बाकी चीजें काफी इसमें, और जैसे मैंने आपको बताया कि उनके जीवन में क्या क्या चीजें उनको झेलनी पड़ी, तो वो सब चीजें यहाँ पर और भी हैं। तो आप उसको घर पर पढ़ सकते हैं और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को खुद से करने का प्रयास करें। कॉमन से थोड़ा सा क्वेश्चन है और हमेशा लॉन्ग आंसर में आएंगे, तो इसीलिए अच्छे से डिटेल में पढ़ें, समझ कर पढ़े, आंसर खुद लिखने का प्रयास करें। कोई भी डाउट हो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। इस तरह से हमारा आज का सेशन और ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।